सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बीए पॉलिटिकल साइंस। ऑनर्स और प्रोग्राम दोनों में ही क्वेश्चन आता है सेमेस्टर 1 में। तो इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मार्क्सिज्म एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन यूटोपिया एंड साइंटिफिक सोशलिज्म। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन होता है कि यूटोपियन सोशलिज्म क्या था, साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्क्सिज्म से स्टार्ट करेंगे और दोनों को डिस्टिंग्विश भी कर देंगे और आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो देखो, जो मार्क्सिज्म था वो क्या था, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि मार्क्सिज्म जो थी कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी थी। पर इसके अंदर हम कुछ नई बातें पढ़ेंगे जो अभी तक हमें नहीं पता है मार्क्सिज्म के बारे में। तो देखो, ये क्या था, आइडियाज़ ऑफ जर्मन फिलोसफर थे। कौन थे जर्मन फिलोसफर? कार्ल मार्क्स। उनके आइडियाज़ को हम लोग मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी बोलते हैं। अब सिर्फ जो कार्ल मार्क्स थे उनके आइडियाज़ को ही नहीं हम लोग मार्क्सिज्म बोलते हैं। एक तो कार्ल मार्क्स, दूसरे फ्रेडरिच एंजल्स, तीसरे उनके सपोर्टर। इन दोनों के जो सपोर्टर्स थे उन सब लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्क्सिस्ट। और इन्हीं लोगों के अकॉर्डिंग जो थी आइडियोलॉजी थी मार्क्सिज्म की। ठीक है, तो अगर आपसे अब कोई भी पूछता है कि मार्क्सिज्म क्या है, तो वो सिर्फ कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी नहीं है या उनके आइडियाज़ नहीं है, वो फ्रेडरिक एंजल्स और जो उनके बहुत सारे सपोर्टर्स थे उन सभी की आइडियोलॉजी है। उसको हम लोग मार्क्सिज्म बोलते हैं और उन लोगों को मार्क्सिस्ट बोला जाता है। ठीक है, अब क्या है, मार्क्सिज्म इज़ अ लिविंग फिलॉसफी। अब बोल रहे हैं ये लोग कि मार्क्सिज्म जो है वो एक लिविंग फिलॉसफी है। अब लिविंग क्यों है, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। लिविंग का मतलब होता है कि चीज़ का जो कोई भी एक जो थ्योरी है, कोई भी जो एक आइडियोलॉजी है, उसका आइडिया है या फिर उसका जो हमारा रेलेवेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वो लिविंग बोलने का मतलब ये होता है कि उसकी इम्पोर्टेंस कभी कम नहीं होगी। कहने का मतलब ये कि मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी, एक ऐसा आइडिया था जिसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो पहले के टाइम पर भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए इसको लिविंग फिलॉसफी बोला जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो हमेशा सेम रहेगी। ऐसा नहीं है, कभी कभार क्या होता है, जैसे लिबरलिज्म नाम की आइडियोलॉजी थी, उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कुछ टाइम तक तो बहुत ज़्यादा रही थी, लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसके बाद क्या था कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस आइडियोलॉजी को धीरे धीरे मतलब उसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो कम होती गई थी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको हम लोग लिविंग फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको अपने आंसर में मेंशन करनी ही करनी है। देखो, मार्क्स इज डेड बट मार्क्सिज्म इज स्टिल अलाइव। कहने का मतलब है कि जो कार्ल मार्क्स है वो तो मर चुके हैं, वो तो डेड हो चुके हैं, लेकिन मार्क्सिज्म नाम की जो आइडियोलॉजी है वो स्टिल अलाइव, वो अभी भी अलाइव है, उसकी इंपॉर्टेंस वैसी ही है, वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, अब हमारे क्या है, एक डेविड नाम के थिंकर हैं, उन्होंने 3 वॉल्यूम्स लिखे हैं। किसके ऊपर? मार्क्सिज्म के ऊपर। एक वर्ड है मार्क्सिज्म जिसके ऊपर उन्होंने अपनी 3 वॉल्यूम्स बनाई हैं, 3 बुक्स बनाई हैं। अब उसका जो टाइटल है वो क्या है, देखो, मार्क्सिज्म बिफोर मार्क्स। कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स से पहले वाला जो मार्क्सिज्म था उसके बारे में बात करी गई है फर्स्ट वॉल्यूम के अंदर। सेकेंड वॉल्यूम के अंदर बात करी गई है थॉट्स ऑफ कार्ल मार्क्स। जब कार्ल मार्क्स थे उनके टाइम पर उनके थॉट्स क्या थे उसके बारे में डिस्कस इस बुक के अंदर करा गया है। थर्ड है हमारी मार्क्सिज्म आफ्टर कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के बाद जो मार्क्सिज्म था वो क्या था, उसको इन्होंने थर्ड अपनी वॉल्यूम के अंदर बताया है। तो कहने का मतलब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंस बोलने वाली बात है वो ये है कि मार्क्सिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कि कार्ल मार्क्स के पहले भी थी, कार्ल मार्क्स के बाद भी थी और उनके टाइम पर तो थी ही। तो इसीलिए हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मार्क्सिज्म जो है सिर्फ कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है। वो काफ़ी सारे लोग हैं, फ्रेडरिक एंजल्स और उनके जो सपोर्टर्स थे उन सबकी आइडियोलॉजी को बोला जाता है मार्क्सिज्म। ठीक है, अब हमारे एक पॉलिश थिंकर थे लेस्जेक, इनका प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लेना एक बार। ठीक है, इन्होंने ऑथर्ड करी थी 3 वॉल्यूम्स। इन्होंने भी 3 ही वॉल्यूम की बुक बनाई थी। मतलब 3 वॉल्यूम का मतलब होता है कि 3 बुक्स बनाना और तीनों के अंदर अलग अलग टाइटल देकर बात करना। ठीक है, तो इनका भी सेम ही इम्पोर्टेंट जो था वो क्या था कि कार्ल मार्क्स के पहले वाला मार्क्सिज्म, उनके टाइम का मार्क्सिज्म और उनके बाद वाला। तो मेनली जो बात करी गई थी वो यही बताया गया था कि मार्क्सिज्म तीनों टाइम पर था, कार्ल मार्क्स के पहले भी, बाद भी और उनके टाइम पर तो था ही। ठीक है, तो आप इन लोगों की एग्जाम्पल दे सकते हो जब भी आप आंसर लिख रहे हो और आपके पास कॉन्टेंट कम पड़ रहा है या फिर आपको ये लगता है कि मार्क्स जो हैं वो ज़्यादा हैं तो आपको लिखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मैंशन ज़रूर करना, इनसे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, टीचर को अच्छा लगता है कि आप लोगों को इतनी नॉलेज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यूटोपियन सोशलिज्म की कि यूटोपियन सोशलिज्म होता क्या है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं
कि यूटोपिया वर्ड जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ, क्या मीनिंग है, इसका नाम यूटोपिया क्यों ही है, बाकी क्यों नाम नहीं रखे, है ना, ताकि हमें तो पढ़ने में कम से कम आसानी हो। लेकिन यूटोपिया नाम रखने के पीछे भी एक रीज़न है और वो हम पढ़ेंगे अभी। यूटोपिया वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, ये एक नॉवल थी, किसकी, नॉवल ऑफ थॉमस मूरे या मूर, जो भी है देख लेना प्रोनाउंसिएशन। उनकी जो नॉवल थी उसका टाइटल था, क्या था, यूटोपिया वर्ड का टाइटल। उन थॉमस जो थे उनकी एक नॉवल थी जिसका टाइटल क्या था, यूटोपिया। अब ये यूटोपिया था क्या, अब यूटोपिया था कि एक इमेजिनरी आइलैंड था, जहाँ पर जिस एक इमेजिनरी जो आइलैंड था उसको यूटोपिया बोला गया था। और उसके अंदर क्या था कि हर चीज़ परफेक्ट थी, परफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्टेड। कहने का मतलब है यूटोपिया नाम की एक नॉवल थी और उसके अंदर क्या था, एक परफेक्ट आइलैंड की बात करी गई थी जिसके अंदर सारी चीज़ें परफेक्ट थी। लोग बहुत खुश थे, काम करते थे, उन्हें अपनी अर्निंग मिलती थी और वो हमेशा खुश रहते थे, मतलब एक परफेक्ट सिनेरियो था, जो कि आज के टाइम पे तो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो थी एक इमेजिनरी चीज़ थी, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, आज के टाइम पर नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा खुश खुश रहो, दोनों चीज़ें साथ में चलती है, ठीक है। तो यूटोपिया वर्ड एक इमेजिनरी चीज़ थी, तो इसीलिए इन्होंने क्या बोला था, यूटोपियन सोशलिज्म नाम रखा था। अभी और रीजन है वो सुनना। देखो, अर्ली सोशलिस्ट थिंकर्स को ये लोग क्या बोलते थे, यूटोपियन सोशलिस्ट, उनको ही बोला जाता था यूटोपियन सोशलिस्ट। अब क्यों बोला जाता था, क्योंकि डायग्नोसिस ऑफ सोशल इल्स वॉज करेक्ट। कहने का मतलब है इन्होंने पहचाना था किसको, सोशल इल्स को, जो सोशली जो प्रॉब्लम्स थी उनको पहचाना तो सही था कि हाँ भाई हमारे सोसाइटी के अंदर ये चीज़ों की प्रॉब्लम है, लेकिन उनकी जो रेमेडीज़ थी वो इनकी रॉन्ग थी। इनको कोई सोल्यूशन ही नहीं पता था कि क्या चीज़ हमारे को रेमेडी एज अ सोल्यूशन काम करना है, तो वो चीज़ इनकी डिसाइडेड नहीं थी और वो चीज़ गलत थी। तो इसीलिए इनको क्या बोला था, इनकी जितनी भी बातें होती थी वो इम्प्रैक्टिकेबल होती थी, इसीलिए वर्ड यूज़ करा गया था यूटोपियन। एक इमेजिनरी चीज़ की बात करना जिसमें बिल्कुल भी प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में कुछ भी डिस्कस ना करना, सिर्फ इमेजिनरी सीन्स सोचते रहना, तो इसीलिए वर्ड यूज़ करा गया था यूटोपियन सोशलिज्म। एक इमेजिनरी सोशलिज्म के बारे में डिस्कस करा गया था। और ये कौन थे, जब कार्ल मार्क्स से जो पहले का हमारा सोशलिज्म था उसके उस टाइम पर जो बात करी गई थी उसी को यूटोपियन सोशलिज्म बोला जाता है। और जो कार्ल मार्क्स के टाइम वाला सोशलिज्म था उसको ये क्या बोलते थे, साइंटिफिक सोशलिज्म। उससे पहले एक बात बता देती हूँ, यूटोपियन सोशलिस्ट थिंकर्स जो हैं उनके नाम आप लोगों को मेंशन करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो में बताया है आप लोगों को। रॉबर्ट, चार्ल्स फोरियर और सेंट साइमन, इन तीन के नाम आप दे सकते हो, अगर आपको कोई पता है तो आप उनको भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो यूटोपियन सोशलिज्म है उसका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक सोशलिज्म की। साइंटिफिक सोशलिज्म क्या था, अभी मैंने आप लोगों को बताया साइंटिफिक सोशलिज्म वो था जो कार्ल मार्क्स के टाइम वाला सोशलिज्म था, जिसके अंदर जितनी भी बातें थी वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि इमेजिनरी बात करी जाती, उनके अंदर साइंटिफिक रीजंस के साथ बात करी जाती थी, इसीलिए उसको साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते थे, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स का जो सोशलिज्म था उसी को साइंटिफिक सोशलिज्म बोलते थे। अब इसमें कुछ बातें हैं वो हम पढ़ते हैं। देखो, इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री बाय साइंटिफिकली। देखो इन्होंने क्या करा, जो इकोनॉमी की जो हमारा इकोनॉमी थी उसकी जो इंटरप्रिटेशन करी थी हिस्ट्री के टाइम वाली, इनके टाइम वाली, जब यूटोपियन सोशलिज्म चल रहा था उस टाइम वाली, वो इन्होंने साइंटिफिकली करी थी, जिस मेथड को हम लोग बोलते हैं डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अब ये जो वर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों की बुक के अंदर या सिलेबस के अंदर इसका बिल्कुल अलग से टॉपिक है, तो मैं आपको वहीं बताऊंगी कि ये होता क्या है, ठीक है। अभी सिर्फ आप ये समझ लो कि जो भी इन्होंने इकोनॉमिकली इंटरप्रिटेशन करी थी उसका साइंटिफिकली मेथड क्या था, डायलेक्टिकली मटीरियलिज्म के मेथड को इन्होंने यूज़ कर सारी चीज़ें करी थी साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर। इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन जो थी वो इस मेथड के थ्रू करी थी, उसी मेथड को डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बोला जाता है। अब ये क्या होता है, इसका नाम ये क्यों है, वो सारी चीज़ें हम लोग जब टॉपिक डिस्कस होगा तब करेंगे, ठीक है। इट एक्सप्लेन्स ट्रू कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब है कि साइंटिफिक सोशलिज्म के अंदर इस मेथड को यूज़ करा गया था और इस मेथड से क्या पता लगता है कि ये क्या करा था, एक्सप्लेन करता था किस चीज़ को, ट्रू कॉजेज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। कहने का मतलब है कि जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जो लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं, जो लोगों को दिक्कतें हो रही है, उनका जो उनके ट्रू रीजंस थे उनकी बात करी जाती है। एंड साइंटिफिक रेमेडी ऑफ रेवोल्यूशन
टू क्योर सोशल इल। और इसमें क्या बात करी जाती है कि एक साइंटिफिक रेमेडी भी आपको दी जाती है, एक सोल्यूशन भी आपको मिलता है। ये नहीं सिर्फ आपको प्रॉब्लम पता लग गई, उसके साथ साथ आपको साइंटिफिकली रेमेडी मिलती है, एक सोल्यूशन मिलता है। किस चीज़ के लिए? रेवोल्यूशन के लिए, जिससे कि आप क्योर कर सकते हो सोशल इल्स को, उन प्रॉब्लम्स को जो सोसाइटी में आप लोग फेस कर रहे हो। तो साइंटिफिकली हर चीज़ की बात करी जाती है, प्रॉब्लम को समझा जाता है और फिर आपको रेमेडी या फिर सोल्यूशन मिलता है। प्रोवाइड साइंटिफिक मैकेनिज्म टू एस्टेब्लिश अ क्लासलेस एंड एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी। कहने का मतलब ये कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक साइंटिफिक मैकेनिज्म के थ्रू स्टैब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं किसको? क्लासलेस, जिसके अंदर कोई क्लास ना हो, जैसे रिच क्लास, पुअर क्लास और बाकी जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, हायरार्की होती है। एंड एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी, और ऐसी सोसाइटी जहाँ पर बिल्कुल भी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना करा जाए, उस सोसाइटी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें साइंटिफिक सोशलिज्म की ज़रूरत पड़ती है, या फिर साइंटिफिक सोशलिज्म के थ्रू ही हम लोग इन चीज़ों, ऐसी सोसाइटी को बना सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी क्लासलेस सोसाइटी हो और एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी हो। ये सारी ही चीज़ें अपने आंसर में मेंशन करना मत भूलना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल कोर जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखी हुई हैं। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ें मैंने नहीं मेंशन करी हैं जिसमें आप नॉर्मली लिख सकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है बिल्कुल नोट्स की तरह हैं, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हो, या फिर अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, यहीं से समझकर अपने खुद के नोट्स बनाकर इनको एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 2 वर्ड आपको सीखने हैं, बूर्जोइज़, इनकी प्रोनाउंसिएशन प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, एक इसकी एंड डेविड ये मैकेलन जो भी है आप देख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और ये है हमारे प्रोलिटेरिएट। अब देखो मेरा क्या बात जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये किन लोगों को बोला जाता है प्रोलिटेरिएट और ये बूर्जोइज़ी, ये किन को बोला जाता है? देखो 16th और 17th सेंचुरी के टाइम पर क्या था, लिबरलिज्म जो था हमारा आया था। नहीं, लिबरलिज्म पहले से था, 16th और 17th सेंचुरी के टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि जो सोसाइटी के अंदर हमारे में रिच और पुअर क्लास का सेक्शन डिवाइड हो गया था। रिच क्लास में क्या था कि रिच क्लास थी, क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, कंट्रोल था किसके ऊपर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। क्यों था? क्योंकि लिबरलिज्म के टाइम पर जो थी ज़्यादा से ज़्यादा पावर प्राइवेट सेक्टर को दी गई थी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दी गई थी। तो उस टाइम पर क्या था कि कुछ लोग ऐसे थे जो लोग रिच क्लास थी, उन्होंने क्या करा, कंट्रोल कर लिया था किसके ऊपर? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, कि स्टेट के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी। उन्हीं लोगों को हम लोग ये बूर्जोइज़ी बोलते हैं। एंड जो प्रोलिटेरिएट है वो किन लोगों को बोला जाता है? मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास। अब उस टाइम पर जो रिच क्लास थी उनके लिए जो लोग काम करते थे, अब सारे काम वो खुद तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है कि उनके लिए कोई काम करेगा, उनके एम्प्लॉयज़ होंगे, उन एम्प्लॉयज़ को क्या बोला जाता है? मेंबर ऑफ वर्किंग क्लास को ही बोला जाता था प्रोलिटेरिएट। तो इन दोनों वर्ड्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होगा आपके मार्क्सिज्म के टॉपिक में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके साथ मैंने आप लोगों को मार्क्सिज्म क्या होता है, प्लस यूटोपियन सोशलिज्म क्या होता है, एंड साइंटिफिक सोशलिज्म क्या होता है, तीनों चीज़ें समझा दी हैं। एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपकी वहाँ हेल्प करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय, थैंक यू।